नमस्कार। अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। देखते देखते साल 2026 खत्म होने के नजदीक पहुंच गया। साल 2027 आने में ज्यादा दिन नहीं है। 2027 की सियासत बड़ी चुनावी सियासत होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को छोड़कर शेष सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा के लिए जितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, उतना ही महत्वपूर्ण गुजरात और उत्तराखंड भी है। इन राज्यों की सियासत लगभग एक जैसी है, वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत। इन राज्यों में चुनाव दो अलग अलग समय होना है, तो सियासत भी अलग अलग देखने को मिलेगी। गुजरात, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है और देश के गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, वहां चुनाव सबसे आखिर में दिसंबर 2027 तक होंगे। यानी अभी एक साल से भी अधिक का समय गुजरात के लिए है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव इससे पहले हो सकते हैं, शायद अक्टूबर नवंबर। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में चुनाव फरवरी मार्च 2027 तक निपट जाएंगे। इन राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। अयोध्या के रामलला के मंदिर की दान पेटी से हुई चोरी को विपक्षी दल चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। इन राज्यों में चुनाव की राजनीति को समझना है तो उसके पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों पर नजर बनाकर रखना होगी। मध्य प्रदेश की भी उन गतिविधियों पर आप नजर रखना होगा जिनका राजनीतिक असर इन चुनाव वाले राज्यों की राजनीति पर पड़ सकता है। ऐसा ही एक मुद्दा है वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वक्फ बोर्ड की सियासत छत्तीसगढ़ में भी है। क्या वक्फ बोर्ड की राजनीति राम मंदिर की चोरी पर भारी पड़ेगी? तो चलिए समझते हैं सत्ता और सियासत के इस एपिसोड में। देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघोगढ़ निवासी अनिमेश भार्गव को सदस्य बनाया है। इसके साथ ही सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नए बोर्ड में कुल 10 सदस्य हैं। इंदौर के रहने वाले मनोज मालपानी और राघोगढ़ निवासी अनिमेश भार्गव दोनों ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि वाले हैं। वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाने के लिए संघ ने ही इनके नाम आगे बढ़ाए थे। भार्गव को वक्फ मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। बोर्ड में राज्यसभा की पूर्व उपसभापति रही नजमा हेपतुल्ला के अलावा भोपाल उत्तर से विधायक आतिफ अकील, भोपाल की शाइस्ता सुल्तान, रतलाम की सवाना खान, उज्जैन के फैजान खान और इंदौर की फातिमा चौधरी को भी सदस्य बनाया गया है। बोर्ड का कार्यकाल 18 अप्रैल 2028 तक रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत जो बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही होते थे। हालांकि कुछ सदस्यों को राज्य सरकार नोमित करती थी, लेकिन उनके लिए भी मुस्लिम होना जरूरी था। 2025 में जो कानून में संशोधन हुआ, उसके बाद पहली बार यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। साल 2025 में वक्फ संशोधन कानून 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी थी। सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को 8 अप्रैल से देश भर में लागू कर दिया था। 3 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स
2025 का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद यह कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सभी जानते हैं, नजमा हेपतुल्ला। उनका नाम, चूंकि पहले भी वो पिछले कार्यकाल में भी बोर्ड में थी, पहले से चला आ रहा था, तो इसलिए उनको बरकरार रखा गया। पहले तो एक वजह यही थी। उनका कार्यकाल अप्रैल 2028 तक का रहेगा। बोर्ड में नियुक्त किए गए सदस्यों में नजमा हेपतुल्ला उम्रदराज हैं। वे 86 साल की हैं। 13 अप्रैल 1940 को मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मी डॉक्टर हेपतुल्ला की राजनीति विरासत में मिली है। रिश्ते में मौलाना अबुल कलाम आजाद की नातिन हेपतुल्ला ने एमएससी करने के बाद हृदय रोग विज्ञान में पीएचडी प्राप्त की, पर राजनीति में दिलचस्पी के कारण वह राजनीति में आ गए। हेपतुल्ला ने मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। तत्पश्चात उन्होंने उपाध्यक्ष का उत्तरदायित्व भी निभाया। वे 1980 से राज्यसभा की सदस्य हैं। 1985 से 86 तथा 1988 से जुलाई 2007 तक वे राज्यसभा की उपसभापति रहीं। इस दौरान उन्होंने सदन की कार्यवाही का कुशल संचालन किया और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष में भी लोकप्रिय बनी रही। लेकिन सोनिया गांधी से उनके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई और उसके बाद वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई। डॉक्टर हेपतुल्ला भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की अध्यक्ष भी रही हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। इसी चुनाव के बाद देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार बनी थी। नजमा हेपतुल्ला जुलाई 2004 में दोबारा राज्यसभा के लिए भाजपा के टिकट पर चुनी गई। वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी बनाई गई। बस 2007 में वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में हामिद अंसारी से 233 वोटों से हार गई थी। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड शायद देश का ऐसा अकेला बोर्ड होगा जिसमें राज्यसभा के उपसभापति और पूर्व केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। यहाँ सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव वाले राज्यों में वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए गैर मुस्लिम सदस्यों से भाजपा को फायदा कैसे होगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में राम मंदिर की दान की चोरी पहले से ही गले पड़ी हुई है। फिर भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड से कैसे लाभ उठाएगी? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है। फायदा वैसे ही होगा जैसे हर चुनाव में होता है। ध्रुवीकरण, मुस्लिम गैर मुस्लिम की नियुक्ति का विरोध करेंगे। मुस्लिम जो है वो स्वाभाविक है कि उनका विरोध होगा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों हैं, हल्ला मचाएंगे। मुस्लिमों का विरोध सामने आ भी रहा है, वो विरोध कर भी रहे हैं। भोपाल मध्य के जो विधायक हैं आरिफ मसूद खुलकर विरोध कर रहे हैं, जबकि उत्तर भोपाल के विधायक वक्फ बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। कमेटी के मुख्य संरक्षक शमसुल हसन ने कहा कि संगठन ने दोनों संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को पत्र लिखकर वर्तमान आदेश को तत्काल वापस लेने और मुस्लिम समाज की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने का आग्रह किया। हसन ने अयोध्या, सोमनाथ और मथुरा की धार्मिक संस्थाओं का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जब मुस्लिम समाज ने कभी उन संस्थाओं के प्रबंधन में भागीदारी की मांग नहीं की, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। जो हुसैन साहब हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर पटेल और जो अन्य मुस्लिम सदस्य हैं उनको भी कहा है कि उन्हें जो है उन्हें भी इस मामले में बोलना चाहिए। उनको इन जो मुस्लिम सदस्य हैं उन पर कोई आपत्ति तो है नहीं, लेकिन दो गैर मुस्लिम सदस्य यदि बोर्ड में आ रहे हैं तो वक्फ बोर्ड के बाकी सदस्यों को भी विरोध करना चाहिए। ये ऐसा जो है मांग की गई है और आग्रह भी किया गया है। शमसुल हसन साहब ने जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जो पत्र भेजा, वो वर्तमान वक्फ बोर्ड समिति को भंग कर नए सिरे से बोर्ड गठित करने की मांग भी उसमें है। जो उन्होंने ज्ञापन भेजा है
उनका कहना है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस मुद्दे की गंभीरता को समझेंगे और मुस्लिम समाज की भावनाओं का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि अतीत में भी जन भावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने फैसलों पर पुनर्विचार किया है, इसलिए इस मामले में भी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वक्फ कानून में संशोधन से पहले वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर अपना दावा करता था वह उसकी हो जाती थी। अब स्थितियां बदली हैं। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के पास अरबों की संपत्ति है। इसके अध्यक्ष सनबर पटेल भी उज्जैन के ही है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उज्जैन के ही हैं और सनबर पटेल साहब मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं। एमपी में वक्फ की 90% प्रॉपर्टी है वो विवादों में है। ये विवाद अलग अलग तरह के हैं, हर प्रॉपर्टी का अलग विवाद है। वक्फ की कई जमीनों पर कब्जे और अतिक्रमण भी है, बड़ी समस्या है वहां इस मुद्दे को लेकर। कई संपत्तियों पर सरकारी दफ्तरों का संचालन हो रहा है। ऐसे ही एक जो है मध्य प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय वो भी ऐसे ही है और जो उसका कंट्रोल रूम है भोपाल में, पुलिस कंट्रोल रूम, वो भी वक्फ अपना दावा करता है। भोपाल की जो है 47 जो प्रॉपर्टी है उस पर वक्फ बोर्ड दावा जताता है। इनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों से जितनी आय होना चाहिए वो भी नहीं हो रही है। हम आपको बताते हैं कि भोपाल के पुलिस मुख्यालय पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कैसे किया। बड़ा दिलचस्प कहानी है, बात 2000 साल की है। वक्फ बोर्ड के अधीन काम करने वाली संस्था मुतवल्ली कमेटी इंतजामिया औकाफ आम्मा ने वक्फ ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर कर जायदाद का मालिकाना हक दिलाने की मांग की थी। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार, गृह सचिव, डीजीपी और नगर निगम को पार्टी बनाया गया था। औकाफे अम्मा की तरफ से वादी मोहम्मद रफी और मोहम्मद सलीम ने प्राधिकरण को बताया कि जिस जमीन पर पुलिस मुख्यालय बना है वह कब्रिस्तान की भूमि है। यह वक्फ बोर्ड द्वारा संधारित पंजी में दर्ज है। वर्ष 1994-95 के जो खसरा है उसके कॉलम नंबर 3 में भी यह कब्रिस्तान दर्शाया गया। ट्रिब्यूनल के आदेश पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जांच भी की थी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने पीएचक्यू को वक्फ संपत्ति घोषित करते हुए कहा कि ये कब्रिस्तान की जमीन पर बना है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। यानी पीएचक्यू जो है वो अतिक्रमण करके बनाया गया। ट्रिब्यूनल ने सरकार और पुलिस विभाग पर 2007 से 2015 तक हर महीने 1,18,000 रुपए की दर से 1,13,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जहांगीर मोहम्मद खां की कब्र पुलिस मुख्यालय में ट्रिब्यूनल के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। तो ये जो आपने देखा ना कितनी दिलचस्प कहानी है। और इसमें दिलचस्प ये भी है कि मध्य प्रदेश बना 1956 में, पुलिस मुख्यालय वहां तब से काम कर रहा है और वक्फ बोर्ड जो दावा पेश कर रहा है वो 2000 साल में, कितने साल बाद। यानी जो पुराना वक्फ कानून था उसमें आपने जहां नजर डाल दी, जहां उंगली रख दी, वो जगह आपकी हो जाती थी। अब छत्तीसगढ़ में जो कानून, वक्फ कानून में जो संशोधन कर रहे हैं वो वक्फ कानून क्या, उन्होंने वक्फ बोर्ड को कुछ उन्होंने अधिकार दिए हैं कि जो भी विवाह होंगे, गैर मुस्लिम से जो विवाह किए जाएंगे उसमें उनका पंजीयन किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ अलग तरह का प्रयोग कर रहा है वक्फ बोर्ड में। छत्तीसगढ़ में गैर मुस्लिम से निकाह की प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कथित लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए यह पहल की है। नए नियम अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे। अगर कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहता है तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी, बिना उसके नहीं होगा। कई जो व्यवस्था के तहत, जो इस व्यवस्था के तहत प्रदेश में निकाह कराने वाले जो सभी मौलानाओं को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जहां ये जो मौलाना अभी हैं विवाह कराते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको भी एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। केवल जो रजिस्टर्ड मौलाना है वो ही निकाह करा सकते हैं। बोर्ड का कहना है कि इससे फर्जी पहचान, दस्तावेज छिपाकर विवाह करने
और विवादित मामलों पर प्रभावी निगरानी रखने के काम में तेजी आएगी। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह व्यवस्था किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि निकाह प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और कानूनी रूप से पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। बोर्ड के मुताबिक अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को संबंधित कानूनों का पालन करना होगा और आवश्यक अनुमति के बाद ही निकाह कराया जाएगा। जो नई व्यवस्था के तहत जो अंतर धार्मिक निकाह के लिए विशेष प्रक्रिया लागू की गई है, मतलब एक समाज, एक जो धर्म है यदि वो दूसरे धर्म में विवाह करता है तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया जो है लागू की जाएगी। अगर किसी मुस्लिम युवक युवती का निकाह गैर मुस्लिम युवक या युवती से कराया जाता है तो दोनों पक्षों की पहचान, धर्म परिवर्तन, ये अगर जो है आवश्यक हो, कानूनी औपचारिकताओं और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। हम जो मध्य प्रदेश में जो गतिविधि चल रही है वक्फ कानून की, तो अब राजनीतिक गतिविधि भी है, दतिया का उपचुनाव है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। ये विधानसभा के उपचुनाव का असर वहां 2027 में पर पड़ेगा। उपचुनाव के लिए जो वोटिंग है दतिया में वो 30 जुलाई को होगी। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के जो विधायक हैं राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई, इसलिए दतिया में उपचुनाव हो रहा है। दिलचस्प है, आप देखिए कि पी चिदम्बरम जैसे बड़े वकील हाई कोर्ट में पेश होते हैं और अभी तक जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको रुकवा नहीं पाए। कई दिनों से ये जो है कोशिश चल रही। राजेंद्र भारती की सदस्यता क्योंकि समाप्त हो गई है, इसके कारण ये उपचुनाव हो रहे हैं। भारती को अदालत ने जो 25 साल पुराना एक एफडी की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला था उसमें 3 साल की सजा सुनाई थी। तो जो हमारे देश का जो कानून है जो राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए है, उसमें ये प्रावधान है कि यदि आप 2 साल से अधिक की सजा होती है तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा हुई तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। अदालत ने उन्हें 60 दिन का समय अपील के लिए दिया था। भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील तो की है, लेकिन अदालत से उन्हें सजा पर स्टे नहीं मिला, जिसके चलते सदस्यता गई और उपचुनाव की नौबत आई। इस उपचुनाव का असर मध्य प्रदेश की राजनीति में तो होगा ही, लेकिन ये उत्तर प्रदेश तक भी अपना असर छोड़ेगा। चुनाव के परिणाम चाहे भाजपा के पक्ष में आए या कांग्रेस के, असर तो होगा। दतिया के आसपास उत्तर प्रदेश के जो 4 जिले हैं जहां इस चुनाव के परिणामों का शोर सुनाई देगा, झांसी, जालौन, ललितपुर और उरई। मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल है उस अनुरूप दतिया में होने वाला यह विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की राजनीति की लाइन भी तय करने वाला हो सकता है। विधानसभा चुनाव 2023 के बाद से मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। इनमें विजयपुर, बुधनी और अमरवाड़ा शामिल है। भाजपा ने बुधनी और अमरवाड़ा में तो कांग्रेस ने विजयपुर में जीत दर्ज कराई है। भाजपा ने बहुमत ना होते हुए भी हाल में राज्यसभा सीट जीती है। मीनाक्षी नटराजन वाली जो सीट है वो भाजपा के पास बहुमत नहीं था, फिर भी जीती। ऐसे में जनता के बीच में जाकर उपचुनाव हारे तो आरोप लगेंगे कि लोग भाजपा को नकार रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाएगी कि छल कपट से चुनाव जीतने वालों को मैदान में जनता ने नकार दिया। जीत दर्ज कराकर भाजपा ऐसे आरोपों से बचना चाहती है। विजयपुर उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी सीट पर हारना मतलब सत्ता व संगठन के लिए खतरे की घंटी जैसा होगा, इसलिए किसी भी कीमत पर जीत के प्रयास होंगे। 2.5 साल बाद मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा के चुनाव हैं। उसके पहले यह संभवतः यह अंतिम उपचुनाव होगा विधानसभा का। हार मिली तो कांग्रेस इसे भुनाएगी। सत्ता व संगठन के प्रयास होंगे कि ऐसा मौका ना दिया जाए। अगले साल स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, वही 2027 की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ से फिर वो माहौल बनना चालू होगा।
जैसा कि 2018 का आपको याद हो कि मुंगावली और कोलारस के जो उपचुनाव हुए थे, उसने 2018 की राजनीति बदल के रख दी थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। तो यदि जो है दतिया उपचुनाव हारते हैं तो उसका असर निश्चित तौर पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं 2027 में उसमें भी पड़ेगा। स्थानीय सरकारों में भी दखल जो है जरूरी तो होता है ना राजनीति के लिए। इस लिहाज से यह चुनाव जीतने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाकर करेगी। सागर जिले की जो पुलिस है उसने लोधी क्षत्रिय महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य सर्वजीत सिंह लोधी को ढगिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां उनको जेल भेज दिया गया। सर्वजीत सिंह लोधी पर 2 वर्ष पूर्व ढाबा पर फायरिंग और तोड़फोड़ करने के आरोप लगे थे और उसी में मामला दर्ज था और इसी मामले में जिले की जो बांद्री पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सर्वजीत सिंह लोधी की गिरफ्तारी के बाद राजनीति गर्मा गई है और प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपनी नाराजगी जताई। प्रहलाद पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि सागर जिले में जिला पंचायत सदस्य एवं लोधी क्षत्रिय महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य सर्वजीत सिंह लोधी की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 वर्षों से इस प्रकरण में असमंजस बनाए रखना और फिर गिरफ्तार करना यह सिर्फ अपमानित करने की कोशिश है। मैं ऐसी कार्रवाई की निंदा करता हूं। प्रहलाद पटेल की इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार की चर्चाएं तेज हो गई और उन्हें ट्रोल भी किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर पूरा मामला जातिवादी जो राजनीति है उस पर जाकर टिक गया। गैर लोधी पटेल के बयान को जातिगत राजनीति से जोड़ रहे हैं, जबकि लोधी समाज अन्य वर्ग के नेताओं के जो सागर जिले के हैं ना, उनके जो समर्थक हैं, अन्य वर्ग के जो नेता हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, उनके उनके समर्थकों से जुड़े मामलों को सामने लाने में अब लग गए हैं कि साहब इनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उनको नहीं किया। मंत्री पटेल की नाराजगी के बाद सागर के एसपी ने थाने के टीआई को लाइन हाजिर कर दिया। इससे भी मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। सत्ता और सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।